हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th केमिस्ट्री के साथ। हम लोग देखने वाले हैं अब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो कि केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर है। यह चैप्टर हमें यह बताता है कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, क्या क्या चीजें लिखने में जरूरी होती हैं। और ये चैप्टर जो है वो एक तरीके से बेसिस होता है 11th-12th की केमिस्ट्री के लिए। जैसे कि हम लोग और पहले भी देख चुके हैं कि हमारा जो ये पूरा एग्जाम्पलर का एक सेट होता है, उसमें पहले क्विक रिवीजन, फिर एमसीक्यूज, फिर शॉर्ट आंसर्स और फिर लॉन्ग आंसर्स रहेंगे, जो ये पूरे चैप्टर को आपके लिए बहुत सिंपल और आपको एकदम परफेक्ट बना देंगे इस चैप्टर को लेके। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। मैग्नेट ब्रेन्स एनसीईआरटी, सीबीएसई किंडरगार्टन से 12th क्लास तक, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड्स, ये सारी चीजें इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं। खास बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता या कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको ये सारी चीजें 100% फ्री में अवेलेबल करा रहा है। इसका मतलब कि आप अपनी पूरी पढ़ाई सारे सब्जेक्ट्स की A to Z फ्री में कर सकते हैं, वो भी क्वालिटी टीचर्स और क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले, क्योंकि चैप्टर का नाम शुरू हो रहा है केमिकल रिएक्शन से, तो हम ये देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। और केमिकल रिएक्शन में फोकस करने से पहले हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो आपने पहले भी अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा और अभी हम फिर से उसे डिस्कस करेंगे। सो आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? जैसे फिजिकल चेंज की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि यहां पे चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस होता है। चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस, इसका मतलब किसी भी चीज का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज हो जाता है। जनरली कोई चीज अगर सॉलिड है तो वो लिक्विड बन जाती है, लिक्विड है तो वो गैस बन जाती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आता है। सो दैट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं यहां पे कि दैट A change in state is seen। एक चीज का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना, ये एक फिजिकल चेंज होता है। वहीं पे अगर हम बात करें केमिकल चेंजेस की, तो केमिकल चेंज में केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आता है। केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आता है। इसका क्या मतलब है कि जो केमिकली कोई भी एक सब्सटेंस है, कोई भी एक सब्सटेंस है एक्स, अब ये एक्स सब्सटेंस जो है वो कोई एक पर्टिकुलर केमिकल है, मगर एक प्रोसेस के बाद ये सब्सटेंस एक्स जो है इसका केमिकल बदल गया, चेंज हो गया, तो ये चेंज होता है केमिकल कॉम्पोजिशन में। दैट इज अ केमिकल चेंज। सेकेंड, ये इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं या रिवर्सिबल भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपने पेपर को फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद आपने पेपर को वापस सीधा कर दिया, तो ये रिवर्सिबल है, आप फोल्ड भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो। बट अगर कांच का ग्लास फूट जाए तो वो वापस से कांच का ग्लास नहीं बनाया जा सकता, मगर वो है फिजिकल चेंज। क्यों फिजिकल चेंज है? क्योंकि उसमें पहले भी वो ग्लास था, वो कांच का था, और उसके बाद टूटने के बाद जो टुकड़े आए हैं वो भी कांच के ही हैं, तो वो फिजिकल चेंज होगा, बट इसे हम बोलेंगे इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। और पेपर को फोल्ड करना सिंपल सा, वो क्या होगा? रिवर्सिबल फिजिकल चेंज। ओके, वहीं अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। इसका मतलब वापस से आप पुरानी चीज को ऑब्टेन नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने मिल्क से कर्ड बना दिया, दूध से दही बना दिया, तो दूध में लैक्टोज शुगर होती है, बट वहीं पे कर्ड जो होता है इसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो पहले वो शुगर था, वो एसिड बन गया, तो दिस इज अ चेंज इन द केमिकल ऑफ द सब्सटेंस। तो यहां लैक्टोज और यहां लैक्टिक एसिड, ये केमिकल चेंज है, और अब वापस से आप दही से दूध नहीं बना सकते। तो ये केमिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज में हम लोग क्या बोले? फिजिकल चेंज में हम बोल सकते हैं कटिंग ऑफ पेपर, पेपर को कट कर देना। ओके, उसके बाद फोल्डिंग ऑफ पेपर, आपने पेपर को फोल्ड कर दिया। बट अब ये पेपर की बात चल रही है, अगर तो मैं केमिकल में भी एक पेपर की बात डालता हूं, बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर को जला देने के बाद क्या आपको ओरिजिनल जैसा वो पेपर था वैसा मिलेगा? नहीं, वो जलने के बाद एशेज में कन्वर्ट हो जाएगा, राख बन जाएगा। सो ये है केमिकल चेंज।
ओके, सो केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में रस्टिंग ऑफ आयरन भी आ जाती है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर का खराब हो जाना, काला पड़ जाना, लोहे में जंग लग जाना, ये सारी चीजें जो अगर आप एप्पल काट के रखते हो वो ब्राउन हो जाता है, ये सारी चीजें केमिकल चेंज में आती हैं। ग्लास टूट गया, लकड़ी का अगर कोई भी चीज है तो वो टूट गई, चौक को मैंने 2-3 टुकड़ों में तोड़ दिया, मोबाइल फोन को तोड़ दिया, तो ये सारी चीजें क्या है, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि सिंपली आप उस सब्सटेंस को तोड़ रहे हो या फोड़ रहे हो, बट उसमें कोई केमिकल में चेंज नहीं आ रहा है। प्लास्टिक से वो पानी नहीं बन रहा है, पानी से वो आग नहीं बन रहा है, ये चीज है, ठीक है। सो फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब हमारा मैटर ऑफ कंसर्न या पॉइंट ऑफ कंसर्न यहां पे क्या है कि जितने भी एक केमिकल चेंजेस होते हैं हमेशा कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। जितने भी ये केमिकल चेंजेस हैं इनसे रिलेटेड कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। केमिकल रिएक्शन कभी भी फिजिकल चेंजेस के लिए नहीं होती है। केमिकल रिएक्शन कब होती है, जब केमिकल चेंज हुआ हो। सो केमिकल चेंज इज ऑलवेज अकंपनीड बाय अ केमिकल रिएक्शन। ओके, सो अब हम देखते हैं हमारी डेफिनेशन केमिकल रिएक्शन की क्या लिखी हुई है। प्रोसेसेस इन विच the atoms of one or more substances are rearranged to form different chemical compounds। एक ऐसी प्रोसेस या ऐसी प्रोसेसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजों के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में रीअरेंज हो जाए, यहां की चीज वहां लग जाए, वहां की चीज यहां लग जाए, जिससे वो पर्टिकुलर कंपाउंड जो है, ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है उसका केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाए, उसका फॉर्मूला बदल जाए, तो इसे बोलते हैं हम लोग एक केमिकल रिएक्शन। इसमें एक चीज और बोलते हैं, a process in which two or more substances combine या react together to form a new product with new properties। इसका क्या मतलब है, हमने यहां पे 2-3 शब्द यूज किए। हमने बोला ऐसी प्रोसेस जिसमें आखिर में एक नया प्रोडक्ट बन रहा हो विथ न्यू प्रॉपर्टीज। ओके, विथ न्यू प्रॉपर्टीज। अब आप देखिए इसका क्या मतलब है, न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टीज। एक ऐसी चीज बनी जिसकी प्रॉपर्टी उससे वो जिससे जुड़ के बनी है उन चीजों से बिल्कुल अलग हो। अब इसका एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बना रहा है, वो बना रहा है वाटर, है ना। जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के वाटर बना रहा है। अब हाइड्रोजन जो होता है, ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक एक्सप्लोसिव गैस है, जैसे ही आग के प्रेजेंस में आती है वो धमाका करती है, एक्सप्लोड हो जाती है। जो ऑक्सीजन है ये सपोर्टर ऑफ कंबशन है। इसका मतलब क्या कि आग लगने में मदद करती है ये ऑक्सीजन। सो हाइड्रोजन आग के प्रेजेंस में फूट जाती है और ऑक्सीजन जो है वो आग लगने में मदद करती है। बट इन दोनों के जुड़ने से एक ऐसी चीज बन रही है जो आग को बुझा देती है, वाटर। सो अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज। अब ये वाटर जो है ना वो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो करेगा ना वो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो करेगा। ऑक्सीजन को सांस लेने मतलब ऑक्सीजन को जब हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीद इन करते हैं तो हम जिंदा रह पाते हैं। पानी को ब्रीद इन करोगे तो जिंदा रह पाओगे क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पानी जैसे ही अंदर जाएगा बॉडी के वो लंग्स में जाके लंग्स में जो हमारे एल्वियोलाई होते हैं उनमें भर जाएगा और एक्सचेंज ऑफ गैस को ब्लॉक कर देगा। ये लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा आपने। ओके, जैसे ही पानी जाएगा जो एल्वेओलाई होता है, एल्वेओलर सैक होता है, वहां जाके पानी भरेगा और एक्सचेंज ऑफ गैसेस को ब्लॉक कर देगा जिससे इंसान मर जाएगा। ओके, सो एक ऐसी चीज बनी जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल नहीं है, दैट इज वाटर। इसी का एक और एग्जांपल देखिए, इसका एक और एग्जांपल है सोडियम। ओके, अभी हम इसको है ना सिंबल्स के फॉर्म में ना लिख के पूरा पूरा लिख देते हैं। सोडियम कंबाइन हो रहा है क्लोरीन से टू गिव सोडियम क्लोराइड। अब आप देखिए ये जो सोडियम है ये कितना रिएक्टिव मेटल है, ये कितना रिएक्टिव मेटल है। हवा में आग पकड़ लेता है, पानी में आग पकड़ लेता है, दिस इज वेरी रिएक्टिव। और क्लोरीन जो है ये एक टॉक्सिक थोड़ी सी सफोकेटिंग गैस है ना, ये सफोकेटिंग गैस है और ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। बट इन दोनों के मिलने से एक ऐसी चीज बन रही है जिसे हम खाने में डाल के खाते हैं, दैट इज कॉमन सॉल्ट। ये हमारा कॉमन सॉल्ट है, नमक। ओके, सो इसके मिलने से नमक बना। अब नमक ना तो सोडियम की प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना नमक क्लोरीन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, उसकी खुद की अपनी प्रॉपर्टीज है। तो न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टीज, ये वाला स्टेटमेंट हमारा जस्टिफाई हो गया। ओके, सो अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस या रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर या रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स विथ न्यू प्रॉपर्टीज। ओके, ये हमारा इंट्रोडक्शन होता है केमिकल रिएक्शंस का। आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी की कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, और ये एक्टिविटीज मतलब ये चैप्टर जो है ये फुल ऑफ एक्टिविटीज है
और इनमें से 200% एक्टिविटीज में से क्वेश्चन आते ही है, फिक्स्ड है। तो चलिए एक्टिविटीज को इंक्लूड इसलिए किया गया है कि इन्हें पढ़ें। अब इसे डिस्कस करते हैं। हमारी एक्टिविटी कुछ ऐसी है कि एक बंसन बर्नर जला के रखा हुआ है और बंसन बर्नर के आगे मैंने टोंग्स रखे हैं। टोंग्स मतलब ऐसा एक चिमटी जैसा है ना, पकड़ने के लिए, किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए एक सीजर जैसा, चिमटी जैसा होता है। जनरली आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि जो डॉक्टर हैं वो हमेशा इसी से है ना बुलेट को खींच के बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो वो टोंग्स होता है। अगर किसी को बुलेट लग गई है या गोली लग गई है तो उसको बुलेट को जिससे खींच के निकालते हैं वो टोंग्स होते हैं। टोंग्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ओके। ये आपने देखा होगा सिजर जैसे होते हैं और आगे से इनका है ना ऐसे पकड़ने के लिए आगे जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब इसमें मैंने एक मैग्नीशियम रिबन अटका के रखी हुई है। मैग्नीशियम रिबन समझते हो क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन का मतलब है मैग्नीशियम मेटल का पतली सी स्ट्रिप, ओके। मैग्नीशियम मेटल की एक पतली सी स्ट्रिप मैंने टोंग्स के थ्रू पकड़ ली और उसको मैंने बंसन बर्नर पे जलाना शुरू किया। अब अगर हम किसी भी चीज को जला रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो चीज, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो जल रहा है उसकी रिएक्शन हो रही है विथ ऑक्सीजन, उसकी रिएक्शन हो रही है विथ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो ऐश के फॉर्म में, राख के फॉर्म में जल जल के यहां नीचे मुझे कलेक्ट हो जाएगा। हमने उसे कलेक्ट कर लिया, अलग कर लिया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। अब एक चीज और, जब मैग्नीशियम जलता है तो वो बहुत डाइजलिंग व्हाइट फ्लेम से जलता है। डाइजलिंग व्हाइट फ्लेम का मतलब समझते हो क्या होता है? इसका मतलब है चमकदार व्हाइट लाइट, ओके। सो इट बर्न्स विद अ डाइजलिंग व्हाइट फ्लेम। और ये डाइजलिंग व्हाइट फ्लेम जो होती है वो इतनी ब्राइट होती है कि जैसे कोई भी चीज की वेल्डिंग हो रही होती है, तो वेल्डिंग के टाइम पे हमें आंखों में जिस तरीके से वो लाइट चुभती है उसी प्रकार इसकी लाइट भी चुभती है। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जब भी आप मैग्नीशियम रिबन्स को बर्न करो तो हमेशा गॉगल्स को या डार्क कलर के गॉगल्स को पहन के ही इसे बर्न करें, ठीक है। तो ये तो हमारी बर्निंग हो गई। बर्निंग के बाद हमें ये ऐश भी कलेक्ट हो गया। अब बोला जाता है कि जो मैग्नीशियम रिबन होती है, इफ फॉर एग्जांपल दिस इज मैग्नीशियम रिबन, ये मैग्नीशियम रिबन खुले में हवा में रखी हुई है, तो हवा में जब ये मैग्नीशियम रिबन ऐसे रखी हुई होगी तो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा, इसका सरफेस, हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ इसका सरफेस रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर। अभी इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ी हुई है। अब इसको मैं अगर जलाना चाहूंगा तो जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो हीट को, आग को मैग्नीशियम तक पहुंचने नहीं दे रही है। क्योंकि जैसे ये मैग्नीशियम है तो इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर ने कवर करके रखा हुआ है। अब अगर मैं अपना हाथ जैसे ये है जलाता हूं तो इससे क्या होता है, मेरे मैग्नीशियम जो अंदर है उस तक तो हीट पहुंच ही नहीं रही, इसको तो कोई डैमेज ही नहीं होगा, जो होगा वो मेरे हाथ पे लगता रहेगा। सेम वही चीज यहां होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो है वो मैग्नीशियम तक आग को नहीं पहुंचने देती, जिसके कारण क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन जलने में टाइम ले लेती है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को उठाओ अगर आप तो पहले उसको सैंड पेपर से रब कर लो अच्छे से। ये मैग्नीशियम रिबन है, मैंने उसको सैंड पेपर से अच्छे से पूरा रब कर दिया। इससे क्या हुआ, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर थी वो लेयर पूरी तरीके से हट जाएगी। फिर आप जलाओगे तो बहुत अच्छे से मैग्नीशियम रिबन जलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस रिएक्शन से रिलेटेड हमने आपको बता दी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट रिएक्शन, ओके। अब आती है एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.1 भी एक केमिकल रिएक्शन थी, ये भी एक केमिकल रिएक्शन। हम धीरे धीरे करके अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है। देखिए, रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। चलिए इसको देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले हम बनाएंगे एक टेस्ट ट्यूब। ये बनाया हमने एक टेस्ट ट्यूब, ओके। अब इस टेस्ट ट्यूब में हम दो केमिकल्स को मिला रहे हैं। पहला है लेड नाइट्रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं PbNO3 होल ट्वाइस, ओके, दिस इज लेड नाइट्रेट। दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं Ki, ओके। सो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों को, और एक चीज और, आगे बढ़ने से पहले, ओरिजिनली ये सॉल्यूशन भी कलरलेस होता है और ये सॉल्यूशन भी कलरलेस होता है, ओके। कलरलेस का मतलब क्या है कि भाई ये ट्रांसपेरेंट है। आपने ये वाले केमिकल सॉल्ट के फॉर्म में होते हैं, उन सॉल्ट्स को पानी में घोल दिया, पानी में घोलने में क्लियर सॉल्यूशन मिल गया, इसको भी हमने पानी में घोल दिया, क्लियर सॉल्यूशन मिल गया। अब इसको
और इसको मैंने साथ में टेस्ट ट्यूब में मिला दिया। अब ये भी कलरलेस था, वो भी कलरलेस था, बस जब ये दोनों आपस में साथ में मिले तो एक अलग ही कलर हमें देखने के लिए मिला, और वो कलर क्या है? इस कलर का हमारा पूरा सॉल्यूशन हो गया। इन दोनों को जैसे ही मिलाया हमारा पूरा सॉल्यूशन इस कलर का हो गया। कौन सा कलर है ये है येलो कलर। ओके, और येलो कलर किसका है? येलो कलर है इन दोनों से मिलके बनने वाला एक कंपाउंड। उस कंपाउंड को चलिए अब हम लिखते हैं। द कंपाउंड इज, या होल रिएक्शन इज PbNO3 होल ट्वाइस। हम पूरी रिएक्शन लिखते हैं प्लस Ki गिव्स। अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो Pb है ये I के साथ चला जाएगा, और जो ये K है वो NO3 के साथ चला जाएगा। तो K NO3 के साथ गया, Pb I के साथ आ गया, तो क्या बन गया? PbI2 प्लस 2KNO3। देखिए PbI2 प्लस 2KNO3, ये हमारा पूरा सब्सटेंस जो प्रोडक्ट है वो बन गया। ठीक है, बल्कि बेटर है हम इसको आराम से ऐसे लिख देते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा PbI2 लेड आयोडाइड, और साथ में आ गया KNO3, ये हो गया हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। तो अब ये जो इतना बढ़िया पीला कलर आया है, येलो कलर आया है, वो किसके कारण आया है? वो आया है PbI2 के फॉर्मेशन के कारण। PbI2 का फॉर्मेशन, और PbI2 का फॉर्मेशन किस रूप में हुआ है जो वो येलो कलर आया है? इसका फॉर्मेशन हुआ है इन द फॉर्म ऑफ PPT, और इस PPT का फुल फॉर्म होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, ओके, सो प्रेसिपिटेट PPT। और प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक सॉलिड मास। तो यहां पे ये पूरा लिक्विड सॉल्यूशन था, ये पूरा लिक्विड सॉल्यूशन था, बट इनके रिएक्शन से जो बना वो सॉलिड प्रेसिपिटेट, एक सॉलिड मास के फॉर्म में बन गया, जो पूरे सॉल्यूशन में येलो कलर में दिखने लगा। सो एक्चुअली दिस PbI2 इज ऑफ येलो कलर। और वो जो नीचे KNO3 लिखा हुआ है ना, अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, मैं आपको बता दूं। बैलेंस्ड इक्वेशन में आपको तब समझाऊंगा जब हम लोग अभी इक्वेशंस पढ़ेंगे और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं इसको डायरेक्ट बैलेंस कर देता हूं, फिर उसका कंसेप्ट जो है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो ये हो जाएगा 2Ki और 2KNO3, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए वो येलो कलर का और जो KNO3 है ये ट्रांसपेरेंट है। तो ये ट्रांसपेरेंट है, इसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस है, तो वैसे भी उसका कोई कलर तो दिखना नहीं था। जो कलर दिखेगा वो PbI2 का दिखेगा। तो ये हमारी एक्टिविटी 1.2 हो गई, जिसमें हमने कलर चेंज भी देखा और यहां पे स्टेट चेंज होता भी दिखा। ये तो सोल्यूशन के फॉर्म था, मगर कोई सॉलिड चीज बनी है ना। सो ये हो गया हमारा एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कलर चेंज भी दिखा है और स्टेट चेंज भी दिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.3, रिएक्शन बिटवीन Zn एंड H2SO4। ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। इसमें क्या है, हम सबसे पहले तो बनाते हैं एक कोनिकल फ्लास्क। ये क्या है? ये है एक कोनिकल फ्लास्क। ओके, अब इस कोनिकल फ्लास्क में मैंने थोड़े से टुकड़े जिंक के डाल दिए। ये जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए। ओके, तो हम इसको यहां मार्क करके लिख देते हैं Zn ग्रैन्यूल्स। ओके, यहां मैंने लिखा है जिंक ग्रैन्यूल्स, Zn ग्रैन्यूल्स। इसका मतलब क्या है? जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, वो यहां डाल दिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अलग से डाइल्यूट H2SO4। इसका मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ग्रैन्यूल्स में मैंने डाल दिया। अब क्या किया, ऊपर से हम लगाएंगे एक कॉर्क। ये हमने ऊपर एक कॉर्क लगा के इसको बंद कर दिया और बीच में से पास कर दी एक डिलीवरी ट्यूब। ओके, ये बीच में से, बीच कॉर्क में से मैंने एक डिलीवरी ट्यूब पास कर दी। अब क्या होगा, जैसे ही जिंक रिएक्ट करेगा H2SO4 से, जैसे ही जिंक रिएक्ट करेगा H2SO4 से, ये हमने पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जिंक जो है एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। आपने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स पढ़ी होगी हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल्स के चैप्टर में। तो ये जिंक जो है वो H2 से ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक जो है वो H2 को यहां से हटाएगा और खुद फॉर्म कर लेगा ZnSO4 प्लस H2।
ओके हाइड्रोजन को उसने हटाया, ZnSO4 जुड़ के वो बन गया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलने लगेगी। अब निकल के कहां जाएगी हाइड्रोजन? भाई यहां से निकली हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, ये जो डिलीवरी ट्यूब है ये हाइड्रोजन को कलेक्ट करके और बाहर ले आएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे कि यहां पे एक जलती हुई माचिस लेके आएंगे। ये एक माचिस की तीली है जो जल रही है, और जैसे ही इसको हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हम लेके आएंगे, ये हाइड्रोजन गैस है, पॉप साउंड के साथ माचिस बुझ जाएगी। कैसा साउंड आएगा? एक पॉप साउंड आएगा, और पॉप साउंड के साथ माचिस बुझ जाएगी। यही कंफर्म करता है कि हाइड्रोजन आ रही है। क्यों हाइड्रोजन वहां पे प्रेजेंट है? क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। पॉप क्यों आएगा? क्योंकि जितनी हाइड्रोजन थी वो जली, और जलने पे उसने पॉप साउंड प्रोड्यूस किया। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी 1.3, जिसमें हमने जिंक को H2SO4 में रिएक्ट कराया, हाइड्रोजन गैस निकली, उसको बर्न करके टेस्ट किया पॉप साउंड के साथ। और एक बहुत खास चीज, ये जो कंटेनर है इसका कोनिकल फ्लास्क है, इसका इतना बेस जो है वो वार्म हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा? क्योंकि जो ये रिएक्शन है ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। क्लियर? तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो एक्टिविटी 1.3 फॉर यू। आगे, अब ये केमिकल रिएक्शंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। इनमें से ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हमें ये पता लगाने में मदद करते हैं कि हमने जो कोई भी प्रोसेस की है वो एक केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। ओके, चलिए सबसे पहला देखते हैं चेंज इन स्टेट। ये चेंज इन स्टेट मुझे कहां देखने के लिए मिला था? अभी मैंने जो रिएक्शन करी थी, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki गिव्स PbI2 प्लस 2KNO3, उसमें PbI2 सॉलिड स्टेट में आ रहा था, है ना। इसके अलावा मेरे पास एक और एग्जांपल है, 2H2, दो हाइड्रोजन, मतलब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये किस स्टेट में कंबाइन होते हैं? गैसियस स्टेट में। ओके, बट जब इनका वाटर फॉर्मेशन होता है H2O, वो होता है हमेशा लिक्विड फॉर्म में। जो मैंने G और GGL लिखा हुआ है ये स्टेट बता रहे हैं, तो ये भी गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में, बट जो प्रोडक्ट बन रहा है वो लिक्विड स्टेट में। चेंज इन स्टेट आ गया यहाँ पे, ये उसका एक और अच्छा एग्जांपल है। प्लस अभी जो हमने रिएक्शन देखी थी उसमें देखिए, जो मैंने जिंक यूज किया था वो सॉलिड था, जो H2SO4 यूज किया था वो पानी में घुला हुआ था, उसको बोलते हैं AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस का मतलब है किसी भी चीज को अगर आपने पानी में घोल दिया है तो वो उसका एक्वस सोल्यूशन है। नमक को पानी में डालो, नमक का एक्वस सोल्यूशन, शक्कर को पानी में डालो, शक्कर का एक्वस सोल्यूशन, H2SO4 को पानी में घोल दो, H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जब ये रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म करेंगे ZnSO4, ये एक्वस सोल्यूशन में फॉर्म होगा, पानी में घुले हुए फॉर्म में ये प्रोड्यूस होगा, और साथ में प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। तो देखो ये सॉलिड था, ये एक्वस था, मगर जो प्रोडक्ट आया है वो एक गैसियस है। तो चेंज इन स्टेट के ये दो एग्जांपल्स हैं। आगे देखिए, चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर में हम क्या बोल सकते हैं? जो अभी हमने रिएक्शन देखी थी, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki गिव्स PbI2 प्लस 2KNO3, एक्टिविटी 1.2, वो चेंज इन कलर का एग्जांपल है। कलरलेस रिएक्टेंट जो थे, मतलब जिनको मैंने रिएक्ट किया है, जिनको रिएक्टेंट बोलते हैं, वो कलरलेस थे, ट्रांसपेरेंट थे, बट उनसे जो प्रोडक्ट बना वो येलो कलर का बना। ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। गैस का इवोल्यूशन आपको अभी बता दिया, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2 इन द फॉर्म ऑफ गैस। चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर का एक एग्जांपल तो हमने अभी देखा था, जिसमें जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे थे। जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, कंटेनर को या फ्लास्क को मैंने नीचे से हाथ लगाया, तो नीचे से हाथ लगाने पे वो गर्म लगने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी जिसमें हीट निकल रही थी। अब पहली देखिए रिएक्शन, चेंज इन टेम्परेचर के भी दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसका मतलब होता है हीट निकलना या एनर्जी निकलना, गिव्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी निकल रही है, हीट निकल रही है। और सेकंड आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब जिसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती हो, एनर्जी को अब्सॉर्ब होना। ये एनर्जी अब्सॉर्ब होने वाली रिएक्शन कौन सी है? ये आप घर पे भी आराम से बैठ के कर सकते हैं। एक ग्लास, आधा ग्लास पानी ले लो और आधे ग्लास पानी में 1 चम्मच पूरा भर के ग्लूकॉन डी आता है, ग्लूकॉन डी को डाल दो, उसे घोल दो, पानी अपने आप ठंडा हो जाएगा।
इसका मतलब वो जो रिएक्शन हो रही है, जो नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, उसमें हीट अब्सॉर्ब हो रही है, एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, इसलिए पानी ठंडा पड़ गया। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में, लाइफ प्रोसेस में, न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा होगा बायो में। इसमें क्या पढ़ा हुआ है हमने कि जब लाइट एनर्जी सन की पड़ती है प्लांट पे, प्लांट उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है और फिर फूड बनाता है। तो एनर्जी को अब्सॉर्ब करना, यही तो लिखा हुआ है एंडोथर्मिक। सो एक्सो मींस बाहर जाना, थर्म मतलब एनर्जी या हीट, वैसे एंडो मींस अंदर आना, थर्म मतलब एनर्जी या हीट। तो ये दो एस्पेक्ट हैं चेंज ऑफ टेम्परेचर के। ये दोनों एस्पेक्ट हमने समझ लिए, एक निकलने वाला, हीट निकलने वाला Zn+H2SO4, और एक हीट अब्सॉर्ब होने वाला या एनर्जी अब्सॉर्ब होने वाला जो है फोटोसिंथेसिस या फिर डिसोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, पानी में ग्लूकोज को घोल देना। ओके, ये चार में से अगर एक भी रिएक्शन चेंज हमें कहीं दिख गया, इसका मतलब कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल चेंज है वहां पे। और एक ही नहीं, एक एक पर्टिकुलर रिएक्शन में एक से ज्यादा चेंजेस भी आते हैं। अब जैसे देख लीजिए, हमने Zn+H2SO4 वाले में क्या हुआ, चेंज इन स्टेट भी देखा, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी देखा। तो एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन भी किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में देखने के लिए मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन समझने के लिए मैं आपको बता दूं, जो अभी तक हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में मिलाओ वाटर बनेगा, हाइड्रोजन को क्लोरीन में मिलाओ HCl बनेगा, सोडियम को क्लोरीन में मिलाओ सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये सारी चीजें क्या है? ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन को जब आप रिप्रेजेंट करते हो, जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, तो रिप्रेजेंटेशन हमेशा इक्वेशन के फॉर्म में होता है। मैंने हवा में बोल दिया, सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाया, बट इसको जब आप रिप्रेजेंटेशन देते हो एक कुछ वर्ड्स में या फॉर्मूले के फॉर्म में, तो वो एक केमिकल इक्वेशन होती है। कैसे? लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैं वर्ड इक्वेशन दिखाता हूं कि क्या होती है। सोडियम कंबाइंस विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ओके, ये देखिए, ये मेरी एक वर्ड इक्वेशन है। अब इस वर्ड इक्वेशन में मैं क्या देख पा रहा हूं? सोडियम को मैंने वर्ड में लिख दिया, क्लोरीन को मैंने वर्ड में लिख दिया, दोनों के बीच में एक प्लस साइन लगा दिया। इसका मतलब ये दोनों चीजें जुड़ रही हैं। ओके, इसका मतलब ये दोनों चीजें जुड़ रही हैं, और ये दोनों चीजें जुड़ के दे क्या रहे हैं? तो देने का जो एरो है कि भाई ये फॉर्म कर रहा है, तो वो हम एरो के फॉर्म में शो करते हैं। ये इधर का एरो ये बताता है कि अब नई चीज बन रही है। ओके, सो नई चीज क्या बनी? सोडियम क्लोराइड, ये फॉर्म हो गया। तो जो हमारे लेफ्ट साइड पे चीजें होती हैं, जैसे सोडियम और क्लोरीन है, इनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का मतलब क्या होता है? जो आपस में जुड़ रहे हो। और नेक्स्ट आता है सोडियम क्लोराइड, ये नई चीज बनी, तो जो नई चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। सो हमेशा याद रखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे एरो है बीच में, ये एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, और एरो के जो राइट हैंड साइड पे होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट आपस में जुड़ के प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। क्लियर हुआ ये? सो ये एक केमिकल इक्वेशन है, ये वर्ड इक्वेशन है। ये हमने बहुत सिंपल सी अभी वर्ड इक्वेशन लिखी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए अब क्या लिखा हुआ है। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स। ये पॉइंट हमने अभी डिस्कस कर लिया कि रिएक्टेंट क्या है। ये वाला पॉइंट भी आप देखिए हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोडक्ट, कि ऐसे सब्सटेंसेस जो नए बनते हो उन्हें प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। हमने ये भी समझ लिया कि एक साइड पे रिएक्टेंट है, एक साइड पे प्रोडक्ट है, और बीच में एरो ये बताता है कि इन चीजों से अब ये बन गया है। ओके, नेक्स्ट, प्लस का साइन जो होता है वो क्या बताता है कि जैसे रिएक्टेंट के साइन पे अगर प्लस का साइन है तो x प्लस वाई, इसका मतलब ये दोनों चीजें आपस में जुड़ रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं। और अगर प्रोडक्ट के साइड पे यही चीज है तो हम बोले a प्लस बी, इसका मतलब ये और ये दोनों चीजें बनी हैं साथ में। ओके, सो a और b दो चीजें बनी x और y के रिएक्शन के बाद। ओके, सो ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट, प्लस ये बताता है कि भाई प्रोडक्ट के साइड पे प्लस बताता है वो भी बना है, और इस साइड पे प्लस ये बताता है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, आगे देखिए, द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट को राइट हैंड पे लिखते हैं, रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड पे लिखते हैं, और वही प्लस जो है वो ये बताता है जो हमने अभी समझा कि वो भी साथ में बन रहा है। नेक्स्ट, राइटिंग केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को लिखते क्या है, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन में ये बता दूं कि केमिकल इक्वेशन एक्चुअल में क्या होती है।
chemical equation is the representation of a chemical reaction in terms of symbols and formula of the reactants and products involved in the chemical reaction. ठीक है, इसको एक बार और थोड़ा सा रिवाइंड करके सुनिएगा, ये डेफिनेशन बहुत अच्छी और बहुत परफेक्ट डेफिनेशन है. ओके, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. अब केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं? केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला. अगर आप केमिकल फॉर्मूला यूज कर दो वर्ड की जगह, जैसे अभी मैंने सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड बनाया, उसकी जगह अगर मैं ये लिख दूं Na+Cl2 gives NaCl. बैलेंसिंग नहीं करिए, पहले ही बता दूं, अभी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है यहां पे. बैलेंसिंग तब करूंगा जब सिखाऊंगा, अभी इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूं. सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं. ठीक है, ये एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन है फॉर्मूलाज और सिंबल्स के साथ. ये और अच्छी होती है, जल्दी लिखने में भी आ जाती है, कम स्पेस ऑक्यूपाई करती है और ज्यादा अच्छा हमें एक्सप्लेन करती है कि चीजें क्या बन रही हैं. तो ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है और बेटर रिप्रेजेंटेशन है. ओके, नेक्स्ट अब आप देखो क्या है, हमने एक लिखा हुआ है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये भी बैलेंस्ड अभी नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड. ओके, सो मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये एक बढ़िया सी रिएक्शन है जिसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है और ये वही रिएक्शन है जो एक्टिविटी 1.1 में हमने पढ़ा है. आगे काउंट एंड कंपेयर. अब आ गया हमारे काम की चीज. Count and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS of the arrow. मतलब अब हमें क्या करना है, दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है. चलिए काउंट करते हैं. वहां मैग्नीशियम 1 है तो मैग्नीशियम वहां पे कितना है, 1. LHS में 1 है. RHS में मैग्नीशियम देखोगे तो 1 है. LHS में ऑक्सीजन काउंट करो, कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं. तो हम ऑक्सीजन में लिख देंगे कि भाई उस साइड पे तो 2 है, पर राइट हैंड साइड पे देखो ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, सिर्फ 1. यहां ऑक्सीजन 1 है. अब यहां पे हम तो ये सोचेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना, 1 1 2 1 है, सही तो चल रहा है, क्या दिक्कत है. बट प्रॉब्लम आ जाती है कब, जब हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये स्टेटमेंट देता है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. इसका मतलब ये कि जो मास आपने लिया है रिएक्टेंट का, वो कभी भी जब आपस में वो चीजें रिएक्ट होंगी तो ना कम होंगी ना ज्यादा होंगी. ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ए और बी को मिलाया और वो ए और बी जो है वो और ज्यादा बढ़ के मुझे प्रोडक्ट में मिले. नहीं, या ऐसा भी नहीं होगा कि ए और बी जो मैंने मिलाया साथ में, मुझे जो प्रोडक्ट मिले वो कम मिले. नहीं, मास को आप ना बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो. अगर कोई चीज गैस बन के उड़ रही है तो प्रोडक्ट में तो दिखाई जाएगी ना कि भाई गैस बन के उड़ गई. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल आप देखो, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. ठीक है, ये एक इक्वेशन मैंने लिखी. अब इसमें देखिए जिंक और H2SO4 समझ लीजिए मैंने 5-5 ग्राम ले लिया. ठीक है, 5-5 ग्राम ये लिया तो सही मायने में मुझे प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए, 10 ग्राम, पर मुझे ZnSO4 मिला सिर्फ और सिर्फ 8 ग्राम. ये एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं. और हमने ये सोचा कि क्योंकि गैस बन के उड़ गई तो हमने ये सोचा कि अरे यार मेरा लग रहा है 2 ग्राम मास कहीं बर्बाद हो गया. नहीं, वो जो 2 ग्राम है वो ये हाइड्रोजन बन के निकल गया ना 2 ग्राम में. तो टोटल देखो, ये भी 5 ग्राम, ये भी 5 ग्राम, 10, इधर भी 8 और 2 10. कभी भी रिएक्टेंट में ली हुई चीज ऐसा नहीं होगी कि प्रोडक्ट में पहुंचते पहुंचते ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास जो है वो हमेशा सेम होता है. The mass of reactant is always equal to the mass of product. इसको मैंने कम से कम 3 तरह से लिखा हुआ है इसमें. देखिए, पहला, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Next, the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. Product पे जितना mass है element का उतना ही reactant में भी होना चाहिए. और फिर नीचे तीसरा तरीका, in other words the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. जो number of atoms है वो before the reaction, after the reaction हमेशा सेम होगा. इसीलिए हमें बैलेंसिंग करनी पड़ती है. आ जाए पिछली वाली इक्वेशन पे वापस. देखिए, अब MgO2 में देखो, Mg1 Mg1 O2 2, वहां पे O2 है और यहां O अकेला है. इसका मतलब मेरा एक O कहां चला गया, हवा में चला गया. ना उसको वो आसमान में गया ना वो खाई में गया. इसका मतलब कहीं ना कहीं वो यहीं पर है. हमें बस अब क्या करना है, बैलेंस करना है. तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे, देखिए Mg1 है, Mg1 है, हम Mg को परेशान नहीं करेंगे. हम यहां लिख भी देते हैं Mg plus O2 gives MgO. अभी Mg को परेशान नहीं करेंगे.
अब हम क्या करेंगे, यहां 2 ऑक्सीजन दिख रहे थे, मैंने सोचा वहां पे भी 2 लगा दूं, बट मैं 2 यहां नहीं लगा सकता, मैं यहां पे 2 नहीं लगा सकता, यह तरीका गलत पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 लगाना मतलब एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी में चेंज करना। एटॉमिसिटी कहां पढ़ी है? 9th क्लास में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में एटॉमिसिटी पढ़ी है। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब जब मॉलिक्यूल ही MgO का बना है, MgO, तो मैं यहां 2 कैसे लगा सकता हूं? यह एटॉमिसिटी बिगड़ जाएगी, ऐसा होता ही नहीं है। Mg की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस किया, बना Mg2O2, 2 से 2 क्रॉस हो गया, बन गया MgO। तो जब यही मेरा फॉर्मूला बन रहा है तो मैं वहां 2 लगा के उसको बिगाड़ूंगा तो नहीं, तो मैं 2 कहां लगा सकता हूं? मेरे पास एक ही ऑप्शन है 2 लगाने का। देखिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है बस 2 लगाने का, और वो ऑप्शन है यहां पे। आगे आप लगा सकते हो, ये एक पूरा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में कोई छेड़खानी हमें नहीं करनी है, हम इस मॉलिक्यूल के नंबर को बदल सकते हैं आगे। इसको आप, ये स्टोइशियोमेट्री को आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहां 2 लगा दिया। इसका मतलब है 2 MgO के मॉलिक्यूल्स। अभी जब 2 हटा हुआ था तो 1 MgO का मॉलिक्यूल, 2 लगा हुआ है तो 2 MgO के मॉलिक्यूल हो गए। अब यहां पे देखो ऑक्सीजन, ये 2 जो है वो इस Mg के ऊपर भी लागू होगा और इस O के ऊपर भी लागू होगा, दोनों के ऊपर वो 2 लागू है, तो 2 से O मेरा O2 बन गया, है ना। यहां पे 2 ऑक्सीजन हो गए, यहां पे भी 2 ऑक्सीजन है, पर एक चीज और देखो, यहां 2 Mg भी हो गए। अब इस 2 Mg को सेटल करने के लिए मैं यहां 2 लगा दूंगा, 2 Mg 2 Mg, O2 2O। अब इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ओके, आगे काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS, ये हमने कर लिया। इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगर दोनों साइड पे नंबर इक्वल है तो हमारी इक्वेशन पहले ही बैलेंस्ड है, बट if not then the equation is unbalanced because the mass is not the same on both sides। और अगर दोनों जगह पे वो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कि दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे मास बराबर नहीं है, कुछ गड़बड़ हो रही है। और मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। सो जो ये इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल, ओके, इसे स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, और जब आप इसे बैलेंस कर दोगे तो इसे बोला जाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, बैलेंस्ड इक्वेशन में द नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, और अनबैलेंस्ड में द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इज नॉट इक्वल, या अनबैलेंस्ड या स्केलेटल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देख लिया है, इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन सो एज टू सैटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये पता है किसका आंसर है? क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। उसका आंसर है वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बिकॉज टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसीलिए एक इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाउ कैन वी मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। अभी तो हमने केमिकल इक्वेशन को सिंपल से रूप में लिख दिया था, जैसे कि अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे, देखो इसमें आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ MgO2 ने MgO बना दिया। बट आप अपनी इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो? इंफॉर्मेटिव का मतलब कि अगर आप इक्वेशन को देख लो बस एक बार, और देख के आपको सारी डिटेल्स मिल जाए, ऐसा कैसे बनाया जा सकता है इक्वेशन को, चलिए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L और गैस के लिए G यूज करें स्टेट दिखाने के लिए। यह चीज हमने अभी करी थी, कुछ देर पहले एक एक्टिविटी करते टाइम हमने इक्वेशंस में डाला था। इसको समझने के लिए H2O2 वाले में भी किया था। H2O2 में कैसे किया? हाइड्रोजन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, ये देखो G में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये दोनों गैसियस फॉर्म में यूज हो रहे हैं। कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2H2O, और ये है लिक्विड स्टेट में। तो इससे मुझे स्टेट भी समझ आ रहे हैं, देख के स्टेट भी समझ आ गए, मुझे ये भी पता चल रहा है कि मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो किस स्टेट में है आखिर रिएक्शन में। सो वी कैन मेंशन S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड एंड G फॉर गैसेस अलोंग विद द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में ये चीजें ऐड कर सकते हैं।
वी कैन मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव इस तरीके से। आगे नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज टेकन एज सोल्यूशन इन वाटर, ये भी चीज मैंने आपको अभी पहले ही समझा दी है कि अगर आपने किसी चीज को पानी में घुले हुए फॉर्म में लिया है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। एक्वस मतलब वो कोई भी सब्सटेंस पानी में घुला हुआ। अगर शुगर को पानी में डाला, शुगर का एक्वस सोल्यूशन घोल दो। नमक को पानी में डाल के घोल दो, एक्वस सोल्यूशन ऑफ नमक, सॉल्ट। ओके, अगर आपने कॉपर सल्फेट को पानी में घोल दिया तो आप लिखोगे कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन। तो इसी प्रकार हर उस जगह पे एक्वस सिंबल लगाया जाता है जहां पे वो चीज पानी में घुले हुए फॉर्म में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए CaO, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस CaOS कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, इसका कॉमन नेम है क्विक लाइम। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, इसका कॉमन नेम है क्विक लाइम। और ये क्विक लाइम क्या होता है, इसको बोलते हैं चूना। वो चूना जो हमको पहले तो मार्केट में सीधा मिला, अब उस चूने को मैंने पानी में डाल दिया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया। देखो H2O में आगे लिखा है लिक्विड L, क्योंकि वाटर तो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसमें एक्वस, पानी में पानी नहीं घोल रहे हैं हम लोग, पानी तो सिंपल है लिक्विड। CaO सॉलिड फॉर्म में, मैंने इनको जब इसमें घोला तो मुझे मिला CaOH होल ट्वाइस। इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम है वो है स्लेक्ड लाइम, जला हुआ चूना, स्लेक्ड लाइम, SLAKED, स्लेक्ड लाइम। ये हो गया इसका नाम CaOH होल ट्वाइस का। ओके, अब यहां देखो क्या लिख रहा है आगे, AQ, एक्वस। एक्वस का मतलब ये पानी में घुले हुए फॉर्म में हमें मिला है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट एक्वस या पानी में घुले हुए सॉल्यूशंस। नेक्स्ट, रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एटसेट्रा। अब देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप चाहो तो रिएक्शन के कंडीशंस को भी एरो के ऊपर लिख सकते हो। आप एरो के ऊपर लिख सकते हो, जैसे यहां एरो में देखिए C6CO2 प्लस 6H2O, एरो पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव C6H12O6 प्लस 6O2। ये इक्वेशन कहीं सुनी हुई लग रही है हमें, ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। फोटोसिंथेसिस, फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मींस टू मेक। सो लाइट के प्रेजेंस में जब कोई चीज बनती है उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब यहां जरूरी नहीं है कि सनलाइट ही हो, हम कॉमनली सनलाइट के प्रेजेंस में ही प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस, तो सनलाइट लिखा है, वरना यहां लिखा जाता है लाइट एनर्जी। मतलब किसी भी लाइट में फोटोसिंथेसिस हो सकता है, ग्रीन ना हो बस, मगर डिफरेंट जैसे लाइट्स होती है ना, जैसे रेड हो गया, ब्लू हो गया, पर्पल हो गया, इसमें फोटोसिंथेसिस का रेट, स्पीड चेंज होती रहती है, ग्रीन में तो बिल्कुल नहीं होता। हाँ, तो फोटोसिंथेसिस किसी भी लाइट में, अगर आप ट्यूब लाइट में, बल्ब में, मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करके छोड़ दो, उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। कोई भी ऐसी लाइट जो तेज हो, इंटेंस हो, उसमें फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। ओके, सो यहां पे हमने क्या लिखी है, वो कंडीशंस जो इस रिएक्शन के लिए जरूरी है। सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वरना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो उसको हम लोग एरो पे लिखते हैं। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर है, अगर कोई टेम्परेचर पे, कोई खास टेम्परेचर पे कोई चीज हो रही है, 700 डिग्री पे हो रही है, तो आप वहां मेंशन करो 700 डिग्री। अगर कोई स्पेसिफिक प्रेशर पे हो रही है, कि जैसे 200 एटमॉस्फेयर पे हो रही है, तो आप वहां मेंशन करो 200 ATM एटमॉस्फेयर। कैटलिस्ट, अब ये कैटलिस्ट क्या चीज होती है, कैटलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जिसको आप रिएक्शन में डालते हो, रिएक्शन मिक्सचर में डालते हो, बट वो रिएक्शन करने में मदद करता है, बट खुद कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ओके, सो दिस कैटलिस्ट एक ऐसा, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच हेल्प्स इन द रिएक्शन बट खुद विल नेवर पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। प्रोडक्ट पे आपको ये चीज कभी नहीं दिखेगी। लाइक फॉर एग्जांपल, हमने यहां पे बोला कि भाई ए और बी को जुड़ना है, ए और बी को जुड़ने के लिए हमें जेड की जरूरत पड़ रही है, तो जेड जो है वो ए और बी को मिलाने में हेल्प करेगा, ए और बी मिलके ए बी बन गया। बट जेड आपको यहां कभी प्रोडक्ट के साइड पे नहीं दिखेगा, क्यों? जेड का काम था सिर्फ इन्हें जोड़ना और खुद यहीं पे वापस मिल गया। दिस इज नोन एज कैटलिस्ट। ओके, सो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which alters the rate of reaction। alter का मतलब होता है चेंज करना, rate का मतलब होता है स्पीड। so it alters the rate of reaction, मतलब speed of reaction without taking part in the product formation। इसको बोलते हैं catalyst। okay, for the reaction are also indicated above and below the arrow in the equation। और आप ऊपर या नीचे एरो के वो चीज दिखा सकते हो। एक और खास पॉइंट, जब भी कहीं आपको हीट दिखाना है, समझ लो किसी भी रिएक्शन में हीट लग रही है, तो हीट में या तो आप एरो के ऊपर हीट लिख दो, या फिर आप हीट की जगह पे ट्राइंगल बना सकते हो। इसका मतलब होता है हीट, ये जो ट्राइंगल बना हुआ है इसका मतलब है हीट। अगर एरो पे हीट दिख रहा है तो इसका मतलब है वो रिएक्शन में हीट की जरूरत पड़ रही है, और जिसमें हीट की जरूरत पड़ती है, हीट अब्सॉर्ब होती है,
उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है अगर एरो के ऊपर हीट लिखा है या ट्राइंगल बना हुआ है, और अगर एरो के राइट साइड पे मतलब प्रोडक्ट के साइड पे हीट या फिर ट्राइंगल बना हुआ है, इसका मतलब रिएक्शन में हीट निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चंस। तो बैलेंसिंग कैसे करनी है, अब उन बैलेंसिंग को हम देखते हैं और इसमें सारी वो चीजें ऐड करेंगे जो अभी हमने पढ़ा था। सो राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। उन्होंने यहाँ पे वर्ड इक्वेशन लिखी हुई है, हमें एक बैलेंस्ड इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला लिखना है। पहले देखिए उन्होंने बोला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आप कैसे लिखोगे? H2। अकेला H क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है H2। फिर लिखा है क्लोरीन, चलिए लिखिए Cl2। फिर आता है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इन दोनों के मिलने से HCl फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, देखिए हाइड्रोजन जो है वो यहां गैसियस फॉर्म में है, Cl2 जो है वो यहां गैसियस फॉर्म में है, जो HCl बनेगा वो भी गैसियस फॉर्म में होगा, इसीलिए हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा है। अगर ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता तो यहां पे AQ लिखा हुआ था एक्वस, बट एक्वस नहीं है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है। ओके, चलिए अब नंबर देखिए, यहां H2Cl2, H भी 2 है, Cl भी 2 है, तो HCl को क्या लिखा? आगे मैं 2 लगा देता हूं, इससे क्या होगा, यहां और यहां तो मैं चेंज कर नहीं सकता, बट आगे 2 लगा सकता हूं। अब ये 2 जो है वही से H के लिए भी लागू होगा, ये 2 Cl के लिए भी लागू होगा। सो H2 2H, Cl2 2Cl, ये बैलेंस हो गया। ये हमारा हो गया हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कंबाइंस टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। पहली बैलेंसिंग कंप्लीट। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए इसको हमने हटाया, यहां पे एरो लगाया, देखिए H और Cl ये दो एलिमेंट्स हैं। ओके, H और Cl यहां भी है, H और Cl वहां भी है। यहां मैं लिखूंगा LHS, यहां लिखूंगा RHS। देखो LHS लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 2, और Cl कितने दिख रहे हैं? 2। वहां पे मुझे दोनों चीजें एक एक दिख रही हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहां 2 लगाऊं, अब काउंट करो, 2H हाइड्रोजन 2 हो गए, 2Cl क्लोरीन 2 हो गए। इसको भी टेबल बना के भी आप कर सकते हो, या डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। आइदर यू मेक अ टेबल और यू डू इट डायरेक्टली, इट डिपेंड्स अप टू यू। वैसे डायरेक्टली करना ज्यादा अच्छा होता है। ओके, प्रैक्टिस के बाद डायरेक्टली आ जाता है, डायरेक्टली करना बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेरियम क्लोराइड कंबाइंस विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखिए बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, है ना। अब चलिए इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं, जहां पे हमें बैलेंस करना है। अब यहां पे देखो क्या है, एक B है, वहां भी एक B है, यहां Cl2 है, वहां Cl3 है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करें, 2 और 3 का एक कॉमन देख लेते हैं। 2 और 3 में मैं क्या करूं, ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को बना दूं 6। ये हो सकता है, चलो कर लेते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं 3 और यहां लिखता हूं 2। इससे देखो क्या हो रहा है, 3Cl2। अब 3Cl2 मतलब 3 2 6, यहां पे 3 2 6, Cl 6 हो गए। वहां पे देखो 2 3 6, बैलेंस कंप्लीट। Cl मेरा बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट देखो, चलो Cl डन, मैं Cl पे टिक लगा देता हूं। नेक्स्ट देखो एल्यूमिनियम Al2 2Al, ये भी बैलेंस हो गया साथ ही साथ में। तो Al2 2Al। ओके, अब यहां Ba देखो कितने हैं, 3। तो Ba को बैलेंस करने के लिए मैं यहां 3 लगा दूंगा, ठीक है। 3Ba 3Ba, चलो टिक लगाओ। अब यहां देखो SO4 होल थ्राइस है, 3 बार है SO4। यहां पे भी मैंने 3 जो ये लगाया है, ये पूरे SO4 पे लागू होगा। तो 3 बार S 3 बार O4, मतलब 3 4 12, ऑक्सीजन भी 12 हो गए। और यहां देखो 4 3 12, ये मल्टीप्लाई होता है सीधा सीधा, है ना, प्लस प्लस नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करना। 4 3 12 ऑक्सीजन, 3 4 12 ऑक्सीजन। क्लियर हो गया।
तो इस तरीके से आप इसे बैलेंस कर सकते हो। ये हमारी बैलेंसिंग हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सोडियम कंबाइंस विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। देखिए सोडियम कंबाइंस विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जस्ट अ मिनट, प्लस हाइड्रोजन H2। चलिए देखते हैं अब क्या हो सकता है। यहां Na है, यहां पे Na1 है, Na1 है, H2 है, यहां पे H3 है, ओके, और यहां पे ऑक्सीजन 1 है, यहां भी ऑक्सीजन 1 है। अब चलो इसको बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे? यहां 2 है, वहां 3 है। अब हम क्या करें, एक काम करते हैं, 4 तक ले आते हैं सबको, ठीक है। तो मैं इसके आगे लगा देता हूं 2, मैं इसके आगे 2 लगाऊंगा और इसके आगे 2 लगाऊंगा, तो 2 2 जा 4। अब हाइड्रोजन मेरे यहां 4 हो गए, हाइड्रोजन यहां देखो 2, हाइड्रोजन यहां और वो H2 हो गए 4, तो यहां भी 4 हाइड्रोजन हो गए। आगे देखो 2O, ऑक्सीजन 2, यहां पे देखो 2O, ऑक्सीजन पे भी तो लागू होगा ये 2, तो यहां भी 2O, यहां भी 2O। बट Na देखो Na2, यहां पे Na अकेला है, मैं यहां पे भी एक 2 लगा देता हूं, तो यहां हो गया 2Na, यहां भी हो गया 2Na। अब बैलेंस है 2Na प्लस 2H2 हो गया 2NaOH प्लस H2। ये इक्वेशन मेरी बैलेंस्ड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, चलिए देखते हैं। क्वालिटेटिवली, क्वालिटेटिवली का मतलब होता है कि कंपोनेंट्स क्या क्या है। क्वालिटेटिव मींस कंपोनेंट्स क्या है, क्वालिटेटिव मींस क्या है, और क्वांटिटेटिव मींस कितना है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि भाई यहां पे चावल पड़ा है, तो वो है क्वालिटेटिव कि वहां चावल है, क्या है, चावल। क्वांटिटेटिव वहां 2 किलो चावल पड़ा है। तो क्वांटिटेटिव की क्वांटिटी के टर्म्स में आप बात कर रहे हो। वहां पे लोग खड़े हैं, अब कौन है भाई, वहां इंसान खड़े हैं, क्वालिटी इंसान है। वहां 10 इंसान खड़े हैं, क्वांटिटी। ठीक है, सो ये क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये क्या है, मार्कर है, ये मार्कर है, स्टाइलस है। ओके, सो ये स्टाइलस है, ये क्वालिटी है, क्वालिटेटिव, और एक स्टाइलस है, क्वांटिटेटिव। क्लियर? दिस इज क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। यहां क्वालिटेटिव की बात हो रही है। क्वालिटेटिवली अ केमिकल इक्वेशन सिंपली डिस्क्राइब्स व्हाट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर। क्वालिटेटिवली तो यही पता चलता है कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा, वाटर बनाया, क्वालिटेटिव। कितना हाइड्रोजन कितने वाटर से जुड़ा, कितना हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन से जुड़ा और कितना वाटर बनाया, ये क्वांटिटेटिव होता है। आगे, हाउएवर अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिव्स अ लॉट ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। देखो कि कितना क्वांटिटी आ रही है उसकी यूज में, अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। अब हमें एक बैलेंस्ड इक्वेशन क्या क्या बताती है, हमें उसका ध्यान देना है। देखिए, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टेल्स अस number of atoms and molecules taking part in the reaction and the corresponding masses in the atomic mass unit। कितने atoms और molecules participate कर रहे हैं और उन atoms और molecules का कितना कितना मास है। अब 2NaCl है, तो 2NaCl में क्या होगा, अगर मैं बोल दूं कि भाई 2NaCl बना, इसका मतलब क्या है, Na भी 2 है, Cl भी 2 है, तो Na का मास होता है 23, तो 23 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस Cl का मास कितना होता है 35.5, Cl का मास होता है 35.5, तो 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यह मास निकाल सकते हैं ना, इतना Na इतना Cl कंबाइन होके भाई ये बन गया है। ठीक है, आगे द नंबर ऑफ मोल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, कितने मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, हमें वो पता चल। बैलेंस करने का यही फायदा है, कितने मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई, 2Na प्लस Cl2 गिव्स 2NaCl, तो 2 Na के मोल्स 2 Cl और Cl जो Cl2 है उसका 1 मोल, सो 2 Na के मोल कंबाइन हो रहे हैं Cl2 के 1 मोल से, आगे कुछ नहीं है ना, तो Cl2 का 1 मोल, और बना रहे हैं वो NaCl के 2 मोल्स। तो हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स भी पता चल जाते हैं कितने कितने। 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 होता है, 2 मोल्स में 12.044 × 10⁻23 हो जाएगा।
ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इफ ऑल ऑफ देम आर इन गैसियस स्टेट। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट भी गैसेस हैं, प्रोडक्ट भी गैसेस हैं, तो हमें वॉल्यूम पता चल जाता है। हमको वॉल्यूम, जैसे 2H2 + O2 gives 2H2O, तो कितने 2 लीटर हाइड्रोजन मिलाया, 1 लीटर ऑक्सीजन मिलाया, तो 2 लीटर वाटर का मुझे मिल गया, है ना। सो इस तरीके से आप वॉल्यूम्स का भी पता लगा सकते हो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। तो मुझे एटम्स के नंबर पता चल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पता चल सकते हैं, और वॉल्यूम पता चल सकता है अगर मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस के फॉर्म में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जितना भी पूरा अभी हमने पढ़ी ना चीजें, 200% एनसीईआरटी बेस्ड, पूरा का पूरा आपके बोर्ड के लिए। इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, और इनको आप यूज कर सकते हैं फॉर स्टडिंग। ये सारा कंटेंट जो है वह एनसीईआरटी का ही है स्ट्रिक्टली। ओके, चलिए, तो यहां पे हमने कंप्लीट कर लिया हमारी इक्वेशन के बारे में कि इंपॉर्टेंस क्या है इक्वेशन की, यहां तक हो गया है। अब हम आगे देखेंगे, यहां पे पहले हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। अब हम आगे पार्ट 2 में ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और फिर उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर ऑक्सीडेशन के एग्जांपल्स इन आवर डे टू डे लाइफ, कोरोजन एंड रैंसिडिटी। ओके, सो अब अगर आपको अपने वीडियो सर्च करने में YouTube पे या एक सीक्वेंस में देखने में प्रॉब्लम हो रही है, सो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जा सकते हैं। जैसे ही आप गूगल पे सर्च बार में इसको टाइप करके एंटर मारेंगे, आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी जो कि मैग्नेट ब्रेन्स के आपको ऑफिशियल पेज पे लेके जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएगी। ओके, अब यहां पे देखिए नीचे लिखा है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी ओलंपियाड और हिंदी मीडियम। आप जिससे कंसर्न्ड है, आपको जिससे काम है, जिससे मतलब है, आप उस चीज पे क्लिक करें, एग्जाम्पलर पे जाएं, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पलर की स्टडी कर रहे हैं। एग्जाम्पलर XYZ आपको एनटीएससी पढ़ना है, ओलंपियाड पढ़ना है, जो पढ़ना है आपको सारी चीजें यहां पे अवेलेबल होंगी। अभी यहां पे हम एग्जांपल ले रहे हैं एग्जाम्पलर का। जैसे ही हम लोग एग्जाम्पलर पे गए तो हमारे सामने एक ऐसी स्क्रीन आएगी जिसपे आपके पास सारा एग्जाम्पलर होगा। वहां देखिए आपको क्लास 11th का केमिस्ट्री एग्जाम्पलर, मैथ्स का, ये क्लास 10th मैथ्स, ये 10th फिजिक्स, यहाँ पे 8th का मैथ्स, 9th का मैथ्स, 10th का बायोलॉजी, 10th की केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल आपको 10th की केमिस्ट्री देखनी है, आपने यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक किया। जैसे वॉच नाउ पे क्लिक किया, हमारे सामने कैसी स्क्रीन आ गई। अब यहां पे देखिए, यहां केमिस्ट्री लिखा हुआ है, यहां मेरा फोटो है जो ये बता रहा है कि भाई ये केमिस्ट्री का लेक्चर्स मैं लेता हूं आपके लिए। आगे अब ये दिस कोर्स कवर्स द फॉलोइंग, इसका मतलब जो हमारा ये कोर्स है एग्जाम्पलर का, वो ये सारी चीजें कवर कर रहा है। यहां पे ओवरव्यू है सब्जेक्ट का, पूरे चैप्टर की समरी जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो समरी है क्विक रिविजन के फॉर्म में, एनसीईआरटी के सोल्यूशन, फुल चैप्टर वीडियोस, 1 शॉर्ट रिविजन, एमसीक्यू से सारी चीजें मिलेंगी आपको। एमसीक्यू मिलेगा, यहां एग्जाम्पलर के शॉर्ट आंसर्स मिलेंगे, लॉन्ग आंसर्स मिलेंगे, पूरा कंप्लीट तैयारी आपकी यहां पे होगी एग्जाम्पलर की। नेक्स्ट, अब यहां पे वीडियोस देखिए नीचे दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है यहां पे सिलेबस ओवरव्यू और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स डाला हुआ है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, आपको जो पढ़ना है वो सारी चीजें यहां नीचे अवेलेबल होंगी। जब वो सारी चीजें अवेलेबल हैं, हमने जैसे ही चैप्टर पे क्लिक किया, पूरी लिस्ट खुल जाएगी चैप्टर का, क्विक रिवीजन पार्ट 1, क्विक रिवीजन पार्ट 2, क्विक रिवीजन पार्ट 3, सो ऑन। अगर एमसीक्यू हो गया है तो एमसीक्यू, अगर आपका शॉर्ट आंसर हो गए हैं तो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर हो गए तो लॉन्ग आंसर, सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होंगी। आपको जो वीडियो देखना है, जितनी बार देखना है, उतनी बार 100% फ्री में आप देखिए। ओके, नेक्स्ट, अब जैसे समझ लीजिए मैंने यहाँ चैप्टर पे क्लिक किया और कोई मुझे वीडियो देखना था, मैंने उस पे एंटर किया। जैसे एंटर किया एक स्क्रीन आएगी विद द वीडियो, प्ले बटन दबाइए, अपना वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए और पढ़ते रहिए। मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल अब आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के नाम से भी मिलेगा। ये उन लोगों के लिए है जिनकी हिंदी स्ट्रेंथ है, हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ आता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर द वन जिसको जरूरत है हिंदी में समझने की ज्यादा अच्छे से, तो आप इसको बिल्कुल रेफर कर सकते हैं, वरना आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों, सिबलिंग्स या रिलेटिव्स के साथ जिनको इसकी जरूरत ज्यादा है। सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी फॉर यू ऑल, आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से 12th क्लास तक 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। यहां पे आपको एनटीएससी ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड,
सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस, सारी चीजें कवर्ड पूरे अच्छे से मिल रही हैं, वो भी A to Z 100% फ्री। मैग्नेट ब्रेन्स पे खास बात यह है कि आपको कोई भी वीडियो, 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती है। यहां सारी चीजें आपको 100% फ्री में अवेलेबल है। सो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। थैंक यू।